इससे पहले का वीडियो में हम लोग 1 से लेकर के 50 तक जो बिहार बोर्ड के द्वारा 2023 में आईएससी का क्वेश्चन पूछा गया था उसको हम लोग सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोग करेंगे 50 से लेकर के 100 तक पूरा हम लोग कंप्लीट का एक वीडियो में कवर करने का पूरा कोशिश करेंगे और इसको आप लोग ऑप्शन को अच्छी तरीक़ा से समझिएगा क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। यदि आप इसको अच्छी तरीक़ा से देख लेंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा जाता है। जिस तरह का सिलेबस 2023 में था उसी तरह का सिलेबस 2024 में भी रहने वाला है। तो आप लोग बढ़िया से ऑप्शन को समझिएगा कैसे उसको हमको एग्जाम में हल करना है और इसी उद्देश्य से हम आपको इसको हल भी कर रहे हैं ताकि आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। 50 तक हम लोग कर चुके थे, आज हम लोग 51 से करेंगे। ठीक है, तो कह रहा है चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ इंटर। इंटर का क्या चुनना है? एंटोनिम। तो एंटोनिम के मीन्स क्या होता है? विपरीतार्थक, विलोम शब्द। तो इंटर का हमको विलोम चुनना है। तो विलोम शब्द, एंटोनिम और सिनोनिम्स तभी आप पकड़ पाइएगा जब आपके पास मीनिंग अच्छी तरीका से पता होगा, नहीं तो इसमें आप छेड़छाड़ नहीं करेंगे। 100 उसमें रहेंगे, 100 में आपको 85 बनाने हैं, जिसमें 40 आपका बुक सही रहेगा, जिसमें आपका रेनबो पार्ट 2 रहेगा और स्टोरी ऑफ इंग्लिश रहेगा। तो 40 में 35 आप वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। 15 नंबर आपको ग्रामर से उठाना है, जिसमें टाइम एंड टेंस ईजी होता है, वॉइस ईजी होता है, नरेशन ईजी होता है, आर्टिकल ईजी होता है, कुछ प्रीपोजिशन से आप उठा लेंगे। तो ये सबसे आप करके 15 से 20 नंबर आसानी से आप कर लीजिएगा। अगर आपको एंटोनिम तभी आप बनाइएगा, सिनोनिम जब आपको पूरी तरीके से अस्वस्थ रखिएगा, कंफर्म रहिएगा, नहीं तो आप गलती कर बैठिएगा इसमें। खैर हम आपको सॉल्व कर देते हैं। तो एंटोनिम का हम किसका चुनना है? इंटर का। तो इंटर मीन्स क्या होता है? प्रवेश करना। तो प्रवेश करना का उल्टा क्या होगा? बाहर निकलना। अब देखते हैं ऑप्शन। अराइव, आना, नहीं। एग्जिट, बाहर निकलना। एक्सेस, पहुंचना। इंसर्ट, डालना। तो यहाँ पे जो इंटर है, इंटर का करेक्ट एंटोनिम होगा एग्जिट। इंटर मीन्स प्रवेश करना और एग्जिट मीन्स बाहर निकलना। चलिए 52 देखते हैं। आई खाली जगह है, फिल करना है। द ताजमहल लास्ट मंथ। देखिए आपको यहाँ पे क्या लगा हुआ है? टाइम एंड टेंस का है, लास्ट मंथ लगा हुआ है। जैसे ही लास्ट मंथ लगा ये आपका पास्ट टेंस में चला गया। तो सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट हम विजिट का पास्ट में तो प्रयोग करेंगे नहीं, V2 होता है। बिल का जो प्रयोग होता है फ्यूचर में होता है, तो भी नहीं होगा। विजिटिंग, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट क्रिया का चौथा रूप V4 दे रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। विजिटेड ये आपका हो सकता है, सब्जेक्ट के बाद V2। तो कह रहा है आई विजिटेड द ताजमहल लास्ट मंथ। मैंने पिछली महीना ताजमहल को घूमा। तो सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट V2 किस टेंस में होता है? पास्ट इंडिफिनिट टेंस से। पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, काफी इजी है। आगे देखिए, द काउंसिल खाली जगह है, मेड इट्स डिसीजन। काउंसिल ने अपना डिसीजन को मेड किया। प्रेजेंट परफेक्ट का हो हैव। तो काउंसिल क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो थर्ड पर्सन के बाद ये हैव डायरेक्ट नहीं होगा क्योंकि हैव क्या है? प्लूरल है, तो हैव नहीं होगा। हैव के बाद हैड लगा है, ऐसा पास्ट परफेक्ट में होता है, नहीं होगा यहाँ पे भी नहीं। हाँ हैज होगा। काउंसिल क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ हैज का प्रयोग आप करेंगे। द काउंसिल हैज मेड इट्स डिसीजन। काउंसिल ने अपना निर्णय को किया, हैज का प्रयोग होगा। ऑप्शन सी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। इससे आप पूरी तरीके से आश्वस्त हो जाइएगा कि कैसे सॉल्यूशन हो रहा है, ये आपके लिए काफी बेनिफिट का चीज है। ठीक है, चलिए 54। दिस साइड इज पैरेलल। पैरेलल मीन्स होता है समानांतर। टू दैट, टू दैट ये जो साइड है उस साइड का क्या है? समानांतर है। टू प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा, ज्यादा इसमें तामझाम नहीं है, टू प्रीपोजिशन लगेगा। ऑप्शन ए। 55 नंबर। ए पर्सन हु हैज कैरेक्टरिस्टिक लाइक अ वुमन इज कॉल्ड, खाली जगह है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, अनेक शब्दों के एक शब्द हिंदी में आता है। तो कह रहा है पर्सन वैसा व्यक्ति, हु हैज कैरेक्टरिस्टिक जिसका जो चरित्र है, लाइक अ वुमन वैसा इंसान जिसका चरित्र किसके जैसा है? औरत के जैसा है। हिंदी में उसको स्त्रैन कहते हैं, इंग्लिश में उसको इफ्यूमिनेट कहते हैं। ये भी आपको मीनिंग पर आधारित है। तो पर्सन हु हैज कैरेक्टरिस्टिक लाइक अ वुमन इज कॉल्ड इफ्यूमिनेट, स्त्रैन। यूनच मीन्स हिजड़ा होता है, फेमिनिस्ट नारीवादी होता है। फिर अब इसी तरह से है, तो यहाँ पे 55 का होगा बी। ए पर्सन हु हैज कैरेक्टरिस्टिक लाइक अ वुमन इज कॉल्ड इफिमिनेट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, हिंदी में इसको कहते हैं अनेक शब्दों के एक शब्द। चलिए 56 वुड यू खाली जगह माई डॉग रैन मी दिस वीकेंड। तो वुड यू खाली जगह माई डॉग मेरे कुत्ते को, दिस वीकेंड इस सप्ताह मेरे कुत्ते को क्या करोगे? देखभाल। और देखभाल करने के लिए जो इडियम एंड फ्रेज होता है, लुक आफ्टर का प्रयोग होता है, इडियम एंड फ्रेज है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा बी, लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का अर्थ होता है देखभाल करना। तो वुड यू लुक आफ्टर माई डॉग फॉर मी दिस वीकेंड, इस सप्ताह मेरे लिए क्या आप मेरे कुत्ते का देखभाल करेंगे? कर सकते हैं, करेंगे, वुड का प्रयोग है। तो ऑप्शन बी होगा। 56 का बी। 57 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। 57 पर टू हिट द नेल राइट थिंग ऑन द हेड मीन्स इडियम एंड फ्रेज है। कह रहा है टू हिट द नेल राइट ऑन द हेड मीन्स टू हिट ऑन द राइट
टू हिट द नेल राइट ऑन द हेड, इसका मतलब होता है सही चीजों को चुनना। टू द राइट थिंग्स, टू द राइट थिंग्स, सही चीजों को चुनना। ऑप्शन ए होगा 57 का ए। 58 को ध्यान दीजिए, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग चुनना है। स्पेलिंग वाला भी बहुत देखिए इजी होता है, अगर आप थोड़ा सा बुक्स वगैरह को बढ़िया से पढ़े होंगे, ग्रामर पे आप फोकस किए होंगे, तो मीनिंग वाला जो करेक्ट स्पेलिंग चुनना होता है बहुत आसान होता है। इसमें 4 दिया रहता है, 3 आपका स्पेलिंग गलत रहता है और 1 सही स्पेलिंग रहता है और उसी से मिलता जुलता रहेगा, काफी इजी होता है। तो देखिए टेडियस, टेडियस का जो स्पेलिंग होता है TEDIOUS होता है। टेडियस, टेडियस का अर्थ होता है उबाऊ थकाऊ, जिसको आप कह सकते हैं बहुत बोरिंग चीज, उबाऊ थकाऊ होता है टेडियस का मतलब। तो TEDIOUS होता है टेडियस, ऑप्शन सी है। 58 का सी, टेडियस का मतलब होता है थकाऊ उबाऊ। चलिए अब देखिए 58 हो गया ना। अब हमको चुनना है 69 नंबर। रमेश इन द मिडिल ऑफ हिज स्पीच, रमेश जो है कि अपने स्पीच के मिडिल में, मध्य में, ब्रेक डाउन। तो ब्रेक डाउन का अर्थ होता है टूट पड़ना। देखिए भाषण तो खत्म हो चुका है, तभी नहीं इस बात को बताया जा रहा है, तो पास्ट में चला जाएगा, क्योंकि 1 सेकेंड जो ही बीत जाता है पास्ट का चीज होता है, प्रेजेंट का चीज नहीं है। तो रमेश जो है, और डायरेक्ट हम V2 का प्रयोग करेंगे। तो ब्रेक डाउन का अर्थ होता है पूरी तरह से टूट जाना। जैसे आप कोई ऐसा समाचार सुने जो पूरी तरह से आपको टूट गया, झकझोर दिया आपको, उसी को कहते हैं ब्रेक डाउन, टूट पड़ना। तो रमेश जो है अपने भाषण के बीच में टूट पड़ा। ब्रेक का होता है V2 ब्रोक, क्रिया का दूसरा रूप, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। तो ब्रोक डाउन यहां पे लगेगा, ऑप्शन बी। रमेश ब्रोक डाउन इन द मिडिल ऑफ हिज स्पीच, रमेश जो है कि अपने भाषण के मध्य में, बीच में टूट गया पूरी तरह से। कुछ वैसा चीज सुना होगा। 60 नंबर, ही सॉ अ स्नेक, ही सॉ अ स्नेक, खाली जगह है, ही अवोक। अब देखिए यहाँ पे हमको कंजक्शन का इस्तेमाल करना है, ठीक है, 2 चीजों को जोड़ रहा है। ही अवोक, जैसे ही वह जागा, वो क्या देखा, सांप को देखा। देखिए वेन का जो प्रयोग होता है जब के अर्थ में होता है। अगर अकेले सेंटेंस है और सेंटेंस के मिडिल में, बीच में वेन आ रहा है, तो उस समय वेन का हिंदी कब होता है। वेन मीन्स कब, हाउ मीन्स कैसे, वाई मीन्स क्यों, आप लोग पढ़े होंगे। तो जब एक सेंटेंस है और उस एक सेंटेंस के बीच में वेन आ रहा है, तो उस समय वेन का जो हिंदी होता है कब होता है। लेकिन जब 2 सेंटेंस को वेन जोड़ता है, तो उस समय वेन का जो हिंदी होता है जब होता है। ही सॉ अ स्नेक, उसने सांप को देखा जब वह जागा, वेन ही अवोक, वेन का प्रयोग होगा। इतना 60 जो था ग्रामर पोर्शन था। अब आपको जो चलेगा बुक से चलेगा 61 से, ठीक है। इसमें सबसे पहले दे रहा है ही रोट द कैंटरबरी टेल्स, ये लिया हुआ है आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश से। आपको 2 किताब पढ़ना है इंटरमीडिएट में, एक है स्टोरी ऑफ इंग्लिश और एक है रेनबो पार्ट 2। तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश बहुत ऐसी माइनर चीज है, आप ऐसे भी गूगल से उसको तैयारी कर सकते हैं, कोई डिटेल उसमें नहीं है। इंग्लिश का कैसे जर्नी है, कैसे इंग्लिश भाषा का विकास हुआ, इसमें क्या क्या फेमस राइटर है, कौन कौन सा इंग्लिश में फेमस बुक है, ये सारी चीजों को उसमें पढ़ना है। किसमें, स्टोरी ऑफ इंग्लिश में। कोई ज्यादा उसमें खास चीज पढ़ना नहीं होता है, नोट वगैरह लिखने के लिए आता है। जितना नोट होता है, जैसे स्टोरी ऑफ इंग्लिश, ठीक है, मिडिल इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, हाउ कैन बी इंप्रूव इंग्लिश, इस तरह के जो नोट लिखने के लिए आता है वह स्टोरी ऑफ इंग्लिश से कवर होता है। तो 60 नंबर कह रहा है हु रोट कैंटरबरी टेल्स। कैंटरबरी टेल्स एक बुक है जिसको किसने लिखा है, तो इसको लिखा है चौसर। आपको याद करना होगा यहाँ पे बुक वगैरह का नाम। तो इसमें 40 है, तो यही 3-4 को छोड़ देते हैं बुक वाला, फिर भी आपको 35 नंबर इजी से पकड़ा जाएगा। रेनबो अगर पढ़े होंगे आप, रेनबो पार्ट 2 जो सेकेंड ईयर का बुक है, तो वहां से 35 नंबर ऑब्जेक्टिव पकड़ना बहुत इजी है और 15 नंबर ग्रामर से इजी है। यानी कि 100 में जो 50 आपको चुनना है, तो 50 ऑब्जेक्टिव बहुत आसानी से अप्ला सकते हैं, इसमें नंबर कटने वाला नहीं है। फिर उधर आपका 40-45 ले लीजिए, 90-95 नंबर हो गया। तो कैंटरबरी टेल्स को याद किया था, लिखा था चौसर, याद कर लीजिएगा आप लोग। 62 है द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर। नेटिव स्पीकर, नेटिव स्पीकर का मतलब होता है जो मूल बोलने वाले हैं। अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में बहुत सबसे ज्यादा जो बोलने वाले भाषा है अंग्रेजी के लोग हैं। लेकिन जैसे हम लोग हिंदी मगही बोलते हैं, तो हम लोग इंग्लिश को ही बोलते हैं, तो हम लोग इंग्लिश के नेटिव स्पीकर नहीं है। हमारा किसका नेटिव स्पीकर है, हिंदी के हैं, मगही के हैं। तो उसी तरह जो नेटिव स्पीकर सबसे ज्यादा हैं वो चाइनीज भाषा के हैं। चाइनीज जिसको मंदारनी, मंदाकनी कहते हैं। तो चाइनीज भाषा के जो नेटिव स्पीकर हैं सबसे ज्यादा है। चाइनीज भाषा का नेटिव स्पीकर सबसे ज्यादा है। ऐसे पूरी दुनिया में जो इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं सबसे ज्यादा हैं, लेकिन नेटिव स्पीकर चाइनीज के हैं। जैसे दूसरे देश में इंग्लिश चल रहा है, भारत में भी काफी ज्यादा इंग्लिश लोग बोलते हैं, तो नेटिव स्पीकर तो दूसरे, कोई तेलुगु बोलता है
वह इंग्लिश सीख लिया। तो इंग्लिश बोलने वाला तो हो गया, लेकिन नेटिव स्पीकर तो वह तेलुगु का है। तो इस तरह से जो चाइनीज है, मंदारनी जिसको हम लोग कहते हैं, वही भाषा का सबसे ज़्यादा नेटिव स्पीकर है। ये भी याद कर लीजिएगा आप लोग। ऑब्जेक्टिव है, 1 नंबर युवा है, याद कर लीजिएगा इसको। 63 खाली जगह है यहाँ पे। इज अ विंडो ऑफ द वर्ल्ड। विंडो ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? विंडो ऑफ द वर्ल्ड, देखिए विंडो ऑफ द वर्ल्ड किसको कहा जाता है जी? विंडो ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया का खिड़की, विंडो ऑफ द वर्ल्ड। हिंदी को नहीं कहा जाता है, उर्दू इंग्लिश को कहा जाता है विंडो ऑफ द वर्ल्ड। ये भी याद करने का चीज है ऑब्जेक्टिव आपको। तो इंग्लिश को विंडो ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। 63 का हुआ ऑप्शन डी। 64 पर फोकस कीजिएगा। 64 जैसे जैसे हम चल रहे हैं यहाँ पे मार्क नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमको मार्क करने में काफी प्रॉब्लम होगा ना। तो मॉडर्न इंग्लिश बिगिंस फ्रॉम, मॉडर्न इंग्लिश का शुरुआत कब हुआ था? देखिए इंग्लिश पूरा 3 भाग में बटा हुआ है। 450, ठीक है, 1100, 1500। तो 1500 से हुआ है मॉडर्न इंग्लिश का शुरुआत। 450, 490 के आसपास ओल्ड इंग्लिश है। 1100 से मिडिल इंग्लिश है। तो मॉडर्न इंग्लिश का जो है, मॉडर्न इंग्लिश 64 नंबर पर फोकस कीजिएगा। मॉडर्न इंग्लिश जो है, तो मॉडर्न इंग्लिश का शुरुआत हुआ है 1500 से। और मॉडर्न इंग्लिश में भी अभी चल रहा है सबसे मॉडर्न, जिसका 21वीं सदी है। और सबसे ज़्यादा जो रैपिड चेंज हुआ है 20वीं सदी से हुआ है इंग्लिश में। काफ़ी ज़्यादा स्पेलिंग था, आप लोग पढ़े होंगे स्वीट टेस्ट लवाई डू नॉट गो, तो सन वगैरह का देखे होंगे, SUNNE, गो का GOE है। तो काफ़ी ओल्ड इंग्लिश था, समय के साथ सुधरते चलता है। हो सकता है कि आज जो हम लोग सही पढ़ रहे हैं, हो सकता है कल वो रिमूव हो जाए, उसके जगह कुछ और स्थान ले ले। तो भाषा है। तो मॉडर्न इंग्लिश का शुरुआत हुआ है 1500 में। 64 का सी ऑप्शन होगा। अब देखिए 65, द टर्म कंसील्ड इन द सोल्जर स्टैंड फॉर। सोल्जर एक चैप्टर था, रूपर्ट ब्रूक का सन्नेट था। 14 लाइन की छोटी कविता को हम लोग सन्नेट कहते हैं, जिसमें प्रथम 8 लाइन होता है और 6 लाइन लास्ट में होता है, उसको कहते हैं सन्नेट। तो सोल्जर में कंसील्ड एक मीनिंग आया था, कंसील्ड। कंसील्ड का अर्थ होता है दफन होना, क्योंकि जो रूपर्ट ब्रूक थे, रूपर्ट ब्रूक क्या कहते हैं कि हमारा धरती कोई भी कोना हो, जहां हम दफन हो, वो जमीन हमेशा के लिए किसका हो जाना चाहिए? इंग्लैंड का। तो कंसील्ड का अर्थ होता है दफन होना। हिडन दफन होना, डिसअपियर्ड गायब हो जाना। तो पहले ऑप्शन भी मिल गया हिडन। कंसील्ड का मतलब होता है दफन होना। तो 65 का हो गया ए। 66, अकॉर्डिंग टू TS एलियट, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, याद होगा आप लोग को, पढ़े होंगे। अकॉर्डिंग टू TS एलियट, तो TS एलियट के अनुसार मैकेविटी इज द खाली जगह ऑफ क्राइम। मैकेविटी को क्या कहा जाता था? क्राइम का नेपोलियन कहा जाता था। मैकेविटी को क्राइम का क्या कहा जाता था? नेपोलियन। और मैकेविटी है जे हिडन पॉ, उसको छुपा रुस्तम भी कहा गया था, और उसको क्राइम का क्या कहा गया था? नेपोलियन कहा गया था मैकेविटी को। TS एलियट का लिखा हुआ है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, मैकेविटी के रहस्यमय बिल्ला कह सकते हैं उसको। 67 नंबर, हु कंपोज द पोएम फायर हीमन। फायर हीमन जो आधजल्ली लाश को छोड़ दिया था, आप लोग याद कीजिए, KKN दारूवाला। तो मैकेविटी फायर हीमन को KKN दारूवाला कंपोज किए थे, यानी कि तैयार किए थे, लिखे थे, रचना किए थे KKN दारूवाला। उसमें लाश के बारे में बताए थे कि आग किस तरह से अपना दायित्व को भूल जाता है। लेखक अपना फर्स्ट चाइल्ड जो था, उनका प्रथम बच्चा था, उसको आग के हवाले कर दिए थे। एक पाप किए थे, क्योंकि वो जोरोस्ट्रियन पारसी थे, और अपने उन लोग साइलेंस ऑफ टावर मिल्स दूर था, हजारों मिल्स दूर था, 1 मील दूर था, इसलिए अपने बेटे को आग के हवाले कर दिए थे, कॉन्साइन कर दिए थे, और आग पूरी तरह से उनके बेटे को जला दिया था। याद कीजिए थोड़ा सा। फायर हीमन किया गया था KKN दारूवाला के द्वारा। तो 67 का होगा ए। 68, 68 इन खाली जगह है। अकॉर्डिंग टू द पोएम स्नेक, स्नेक एक चैप्टर था, DH लॉरेंस का लिखा हुआ था। तो ब्लैक स्नेक्स आर कंसिडर्ड इनोसेंट। ब्लैक स्नेक्स जो काले सांप थे, उनको क्या माना जाता था? कंसिडर विचार किया जाता था इनोसेंट। कहाँ? इटली। और इटली की जगह क्या था? सिसिली। सिसिली में जो गोल्डन स्नेक थे उनको पॉइजनस माना जाता था, और जो ब्लैक स्नेक थे उनको क्या माना जाता था सिसिली में? इनोसेंट। जो सांप पानी पीने के लिए आया था, वहाँ पे कवि थे, सेकेंड टाइम आए थे, उस सांप का वेट कर रहे थे। लास्ट में जाते समय उसके पूंछ पर लट्ठा से क्या किए थे? हिट किए थे। शायद उसको लगा था या नहीं लगा था, लेखक नहीं जानते हैं, लेकिन सांप तेजी से अपने पूरे बॉडी को कहाँ कर लिया था? ब्लैक होल में कर लिया था। वो चाहते थे कि दोबारा जब आएगा तो हम उससे क्षमा मांगेंगे। याद कीजिए आप लोग। सिसिली में ब्लैक स्नेक को माना जाता था पॉइजनस, और जो गोल्डन स्नेक थे, ब्राउन स्नेक थे, होते थे पॉइजनस, और ब्लैक को माना जाता था इनोसेंट। 69, व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन? इट इज द वर्शिप ऑफ, याद कीजिए,
व्हाट इज द दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन, वह आधुनिक सभ्यता क्या है, मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है। इट इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल, यह वस्तुओं की पूजा है। इट इज द वर्शिप ऑफ ब्रूट इन अस, यह हमारे अंदर जो राक्षस है उस राक्षस की पूजा है। मटेरियल इसका ऑप्शन होगा 69 का ए। चलते हैं 70। देख रहे हैं कितना इजी है। अगर बुक हल्का सा भी आप पढ़े होंगे, टीचर के द्वारा समझे होंगे, तो बुक वाला कवर करना बहुत इजी है। इस तरह से हम कह रहे हैं कि 40 बुक है, उसमें आप 35 5 छोड़ दीजिए कि बुक वगैरह का नाम याद करना है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से है। अब फिर भी आप उसको हल्का सा पढ़ लीजिएगा तो 40 में 40 ला सकते हैं, लेकिन 40 में 35 तो आप ला ही सकते हैं। और 15 नंबर आप उठा सकते हैं ग्रामर से, जिसमें आपको पुनः रिमाइंड करा दे रहे हैं। टाइम एंड टेंस, वॉइस, नरेशन, डिग्री अगर देता है तो वहाँ से कवर कर लीजिए, डिग्री तो दिया नहीं था इसमें। और प्रीपोजिशन, आर्टिकल, स्पेलिंग चुनने के लिए काफ़ी इजी होता है। 15-20 नंबर लाना 100 गो है जी। 50 नंबर भी नहीं उठा पाएगा तो कैसा आप लोग स्टूडेंट हैं। ये 100 ऑब्जेक्टिव दे रहा है, उस 100 में आप लोग 50 नहीं ला रहे हैं। हम लोग जब 2007 में दिए थे 6-7-8 ऑब्जेक्टिव हुआ करता था और उसमें से हम लोग को पकड़ना होता था। अब तो इतना इजी सिलेबस कर दिया, इसमें अगर स्टूडेंट 90% 95% नंबर नहीं उठा रहे हैं तो समझिए कि बहुत बड़ा गधा है। चलिए 70 नंबर, अर्लियर ही यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड सर्व एट। जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे भारत के तीसरा राष्ट्रपति थे और मुस्लिम में पहले राष्ट्रपति थे। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और तीसरा राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो जाकिर हुसैन जो थे भारत के क्या बने थे? राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति बनने से वो पहले क्या थे? बिहार के गवर्नर थे। भारत इज माई होम में आप पढ़े होंगे तो बहुत ईजी है। तो उससे पहले क्या थे? गवर्नर ऑफ बिहार। यानी कि राष्ट्रपति बनने से पहले जाकिर हुसैन क्या थे? बिहार के राज्यपाल थे, गवर्नर थे। गवर्नर दो तरह के होते हैं, एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का होता है, जो आप पैसा वगैरह देखोगे नोट, तो नोट पर एक सिग्नेचर होता है गवर्नर। वह स्टेट बैंक ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का होता है, सॉरी स्टेट बैंक का नहीं होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और भारत में नोट छापने का काम कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जो आरबीआई होता है वो आरबीआई वाले नोट पर उस सिग्नेचर होता है, वो गवर्नर होता है रिजर्व बैंक का। और एक जो गवर्नर होते हैं हर एक राज्य के होते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के राज्यपाल थे। 71 70 का होगा ए। 71 पर फोकस कीजिए। 71 शुरू में खाली जगह है, ब्लैंक है। वाज कमिंग टू द नरेटर्स फैमिली। नरेटर फैमिली यानी कि जो नरेटर कहा जाता है लेखक को, ऑथर भी कहा जाता है लेखक को, राइटर भी कहा जाता है। तो लेखक के घर में कौन आ रहा था? नानू काका। ए पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी खैनी, मनोहर मालवंकर के द्वारा जो लिखा हुआ था। तो नरेटर फैमिली, नरेटर के घर में कौन आ रहा था? नानू काका आ रहा था। और लेखक क्या चाहता था? कि नानू काका नहीं आए, इसलिए अपनी माँ से क्या कहा था? मैसेज कर दो, तार भेज दो कि हम लोग कहीं ट्रांसफर हो गए हैं, कहीं और हैं। तो माँ जो थी अपने परिवार के प्रति काफ़ी लॉयल थी, बोले कि 2-3 दिन रुकेंगे। और 2-3 दिन में काफ़ी ज़्यादा वो ड्रामा भी किए थे। जब वो खैनी खाते थे तो उनका दिमाग काफ़ी तेज़ी से चलता था। देखे थे ना किस तरह से सिखा ऑटो डीलर वाले को इम्प्रेस कर लिए थे, सोहनलाल से भी मिल लिए थे, और जो वेलफेयर मिनिस्टर था उससे मिलने गए थे। और देखिए कितना दिमाग चलाए थे। मंत्री से खुद नहीं मिले, मंत्री इनके घर पर आ गया था। खैनी में कमाल है ना जी, खैनी खा खा के दिमाग लगाते थे। और जो खैनी है हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो भी खैनी खाते थे। इसका मतलब क्या? आप लोग भी खाना शुरू कीजिएगा? नहीं, भात सड़ जाएगा। चलिए 72 शुरू में खाली जगह है। एडवोकेट्स नॉन वायलेंट स्ट्रगल। नॉन वायलेंट स्ट्रगल, नॉन वायलेंट अहिंसा, अहिंसा स्ट्रगल संघर्ष। तो अहिंसा के जो है संघर्ष है, अहिंसा का जो संघर्ष है उसकी वकालत कौन करते थे? एक तो हमारे गांधी जी भी किए थे, शूट आउट कर दिए हो गए थे, ठीक है। एक दूसरे मार्टिन लूथर किंग, इनका पूरा नाम था मार्टिन लूथर किंग, लेकिन ये जूनियर लगा हुआ है जूनियर गांधी के लिए। आप लोग जीके वगैरह में याद किए होंगे जूनियर गांधी किसे कहा जाता है? तो मार्टिन लूथर किंग को जूनियर गांधी कहा जाता है। और सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खां को कहा जाता है। तो शुरू में खाली जगह है। एडवोकेट्स नॉन वायलेंट स्ट्रगल, अहिंसा के संघर्ष का वकालत करते थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर। इनको भी गोली मार दिया गया था और महात्मा गांधी को भी गोली मार दिया गया था। चलिए तो 72 का हो गया ए। अब आते हैं 73 पर, 73। बढ़िया से आप लोग समझते चलिएगा, काफ़ी फायदा देगा। नहीं समझिएगा आपकी मर्जी, समझ लीजिएगा आपको फायदा होगा। हम तो काफ़ी मेहनत से वीडियोज को बना ही रहे हैं, आप लोग को देखना है ना देखना आपके हाथ में है। चलिए 73 हु इज द स्पीकर इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, मैं खुद गाता हूँ, मैं खुद मनाता हूँ। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। याद कीजिए कौन थे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के स्पीकर? एक सेकेंड, कुछ और कह रहा है जी। हु इज द स्पीकर इन द पोएम, जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है उसमें स्पीकर कौन है?
यानी कि स्पीकर खुद थे लेखक, और लेखक कौन थे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के? वॉल्ट व्हाइटमैन। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के कवि कौन थे? वॉल्ट व्हाइटमैन। और देयर है बॉय नहीं, गर्ल नहीं, द पोएट हिमसेल्फ, कवि खुद थे उसमें, न स्पीकर ना, द ओल्ड मैन नहीं थे। तो होगा 73 के सी, पोएट खुद थे। और पोएट कौन थे? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का वॉल्ट व्हाइटमैन। 73 का सी। 74 फॉर ऑर्डेन, W.H. ऑर्डेन कौन सा चैप्टर लिखे थे? याद कीजिए। फॉर ऑर्डेन पोएट्री वाज, ऑर्डेन के लिए, W.H. ऑर्डेन के लिए पोएट्री क्या था? एक सीरियस गेम था। ऑप्शन सी। याद किए होंगे तो आपको याद होगा, सीरियस गेम। कुछ चीज़ें होती है जो समझने वाली होती है, कुछ चीज़ें होती है जो याद करना होता है। कहिएगा कि जीके, तो जीके को थोड़ा बहुत पढ़िएगा तो याद होते ही जाता है। आप लोग को बार बार बोले हैं स्टूडेंट जो हमारे हैं कि पढ़ने का जो सबसे अच्छा तरीका है, पढ़ते जाइए और पीछे चीज़ों को रिवीजन कीजिए। जब आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो एक बार में एक सब्जेक्ट को रखिए। जैसे मान लीजिए आप मैथ पढ़ रहे हैं तो आपके पास सिर्फ मैथ का नोटबुक होना चाहिए, मैथ का बुक होना चाहिए। अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो सिर्फ आपके पास इंग्लिश का होना चाहिए, 1 घंटा जो भी आप टाइमिंग बनाते हैं। तो स्टार्टिंग का जो 20 मिनट होता है उसमें रिवीजन कीजिए। देखिए कौन कौन सा चीज़ ईजी है, कौन सा वैसा चीज़ है जो डिफिकल्ट है, उसको सेकेंड बार में कवर कीजिए। इस तरह से अगर आप कीजिएगा तो आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट बन जाइएगा। ठीक है, कभी एक्सपीरियंस मैन के भी बातों को सुनना चाहिए, क्योंकि सब चीज़ों को हम लोग पालन किए हैं। आप लोग को जो भी बता रहे हैं कभी ना कभी इस चीज़ को हम लोग पालन किए हैं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। आप लोग देखें ना सीरियल, तो हम लोग इसी तरह से तैयारी करते थे। नोटबुक रखते थे एक बार में एक सब्जेक्ट का, जो 1 घंटा कर, हम लोग के टाइम में तो 800 का एग्जाम होता था, 700 का। तो उसमें हम लोग एक बार में एक सब्जेक्ट को रखते थे और उसको 20 मिनट 25 मिनट जो होता था रिवीजन करते थे। फिर बाद बाकी देखते थे, जो डिफ़िकल्ट चीज़ है उसको नेक्स्ट टाइम में हम लोग कवर करते थे, और इस तरह से करते थे। नंबर भी काफ़ी अच्छा आता था। ठीक है, तो ऑर्डन के लिए जो था पोएट्री एक गंभीर खेल था, सीरियस गेम। 74 का सी। 75 देखिए, किट्स वाज खाली जगह पोएट। किट्स को कैसा कोई माना जाता है? जॉन किट्स, रोमांटिक पोएट। किट्स को कहा जाता है रोमांटिक पोएट। तो 75 का ये होगा, बहुत ईजी है, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते हैं। वाल्टर डेलामेयर कौन सा चैप्टर लिखे हैं? एन इफ्टाफ। वाल्टर डेलामेयर, 76 पर फोकस कीजिए। वाल्टर डेलामेयर बिलोंग टू, वाल्टर डेलामेयर लिखे थे एन इफ्टाफ, कब्र, जहाँ पे वो कब्र के पास जाते हैं, क्या करते थे वो, वहाँ उनकी पत्नी थी, गर्लफ्रेंड शायद जो भी थी, वहाँ पे पड़ी हुई थी, मरी हुई थी, उसी के कब्र पर जाते हैं, कहते हैं, क्या कहते थे? यहाँ एक पश्चिम देश की सबसे खूबसूरत महिला है, इस बात से दुखी हैं कि जब हम क्रम्बल हो जाएंगे, हम जब नष्ट हो जाएंगे तो उस खूबसूरत महिला को कौन याद करेगा। 5-6 लाइन का कविता था, बहुत छोटा था, तो उसी से दिया हुआ है। वाल्टर डेलामेयर जो थे 20वीं सदी के लेखक थे, 20th सेंचुरी के लेखक थे। तो 76 का होगा बी। 77 वेंजी पेरेंट्स किस चैप्टर का है? अर्थ, एची बेट्स का लिखा हुआ था ना। तो कह रहा है वेंजी पेरेंट्स, वेंजी का पेरेंट जो थे प्लांट क्या किए थे? सेरेमनी व्हेन ही वाज, जब वो 21 साल का हो जाएगा तो सोच कहे थे ना कि उसका जो पासबुक था, जो मुर्गी बेचता था, जो भी अंडा बेचता था, उसका पैसा उसके नाम पर खाते में लगाते थे। और लोग प्लान किए थे कि जब वो 21 साल का हो जाएगा तो जो भी उसका पासबुक रहेगा उसके दे दिया जाएगा। देते भी हैं। इन लोग आशा किए थे कि इनको कुछ शेयर देगा, पैसा देगा। बेंजी ऐसा कुछ नहीं करता है, या धन्यवाद देगा, ऐसा यहाँ तक वो धन्यवाद भी नहीं देता था, चुपचाप पॉकेट में रख लिया था। अंत में क्या किया था? अपने माता पिता को घर से निकाल दिया था। ऐसा नहीं करना चाहिए, माता पिता को कभी भी कष्ट नहीं देना चाहिए। ठीक है, आपको दुनिया में कोई भी मिल सकता है, लेकिन माता पिता नहीं मिल सकते हैं दोबारा। पत्नी दूसरी मिल सकती है, लेकिन माता पिता नहीं मिलेंगे। तो कभी माता पिता को कष्ट नहीं देना है। ठीक है, क्योंकि आज अगर तुम माता पिता को कष्ट दोगे, कल तुम भी बुजुर्ग होगे, तुम्हारे भी बच्चे होंगे। तो क्या आशा करते हो? जब तुम बुजुर्ग हो जाओगे, तुम्हारे माता पिता तुमको, बच्चे तुम्हारे घर से निकाल देंगे, तो कैसा लगेगा तुमको? कहाँ जाओगे? इसलिए माता पिता को कभी भी कष्ट मत दो। पूजा करो या मत करो, 4 धाम जाओ या मत जाओ, लेकिन माता पिता को सेवा जरूर करो। चलिए आगे। 78 अकॉर्डिंग टू पियरलेस वर्क इंडिया थ्रू ए ट्रैवलर आइज, विदेशियों की नज़र में भारत। व्हाट लेसन हैड इंडिया टीच द वर्ल्ड, व्हाट लेसन हैज इंडिया टू टीच द वर्ल्ड, भारत जो है कि कौन सा सबक, कौन सा पाठ पूरी दुनिया को सिखाया था? नॉन वायलेंस का, अहिंसा का। द लेसन ऑफ नॉन वायलेंस, लेसन ऑफ वायलेंस, हिंसा का पाठ भारत नहीं सिखाता है। भारत एक ऐसा देश है, पूरी दुनिया में इतिहास उठाकर देख लीजिए, भारत किसी भी देश पर पहले हमला नहीं किया है, और हमला किया भी है तो उसका जमीन को अधिग्रहण नहीं किया, वहाँ का राजा नहीं बना। त्रेता युग की अगर हम बात करें तो राम थे, राम की पत्नी को उठा के ले गया था रावण। राम लंका पर गए, लंका को जीते भी, रावण को हत्या भी किए, वध भी किए, लेकिन क्या लंका पर शासन किए? नहीं, उसी के भाई को दे दिए। 1971 में इंदिरा गांधी भी
बांग्लादेश को आज़ाद करवाई। क्या बांग्लादेश पर भारत शासन किया? नहीं। ये भारत का खूबसूरती है, भारत का सभ्यता है कि भारत किसी भी देश पर हमला नहीं किया। भारत पर भले ही लोग हमला किया, इसको हजारों वर्षों तक गुलाम रखा गया, काफ़ी लंबा गुलाम रखा गया, लेकिन भारत कभी किसी पर हमला नहीं किया। नॉन वायलेंस का पाठ सिखाता है भारत। लेकिन ऐसा नहीं है, गलती कोई करता है तो उसको छोड़ो नहीं। मोदी जी के अनुसार घर में घुस के मारो। मोदी जी का सुने हैं ना कि हम घर में घुस के मारते हैं। देखें ना भारत कैसे किया, बालाकोट एयर स्ट्राइक। ठीक है, अगर कोई आपको छेड़ रहा है तो पहले तो किसी को छेड़ो नहीं, और छेड़ता है तो छोड़ो नहीं। तो भारत जो है कि पूरी दुनिया को अहिंसा का पाठ, नॉन वायलेंस का पाठ सिखाता है। तो 78 का डी। 79 मिस्टर स्टीफन चुबुकोव कौन सा पाठ का है? मैरिज प्रपोजल। एंटोन चेकोव का लिखा हुआ था। नटालिया लोमोव, तो एंटोन चुकोव। तो चुबुकोव क्या थे? एक लैंड ओनर थे, जमींदार थे। तो स्टीफन चुबुकोव क्या था? लैंड ओनर था। जो मैरिज प्रपोजल से लिया हुआ है, इसके राइटर हैं एंटोन चेकोव। एक ट्रेजिडी कॉमेडी है, मतलब इस कॉमेडी भी है, कहीं कहीं दुख भी इसमें है, ट्रेजिडी है, हास्य है। ठीक है ना। नटालिया लोमोव इसके कैरेक्टर थे। तो 79 का होगा, 79 का बी। 80 इवन मोर इम्पोर्टेंट दैन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स वाज। इवन मोर इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था, दैन की डोमेस्टिकेशन, पालतूकरण ऑफ एनिमल्स। जो एनिमल जानवर का, जो एनिमल का जो पालतू हुआ, पालतू लोग बनाना, उससे क्या हुआ? खेती का विकास हुआ। इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, उससे खेती का विकास हुआ। लोग सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया था, गाय वगैरह लोग पालने लगा, खेती उससे बनने लगा। तो उसी में है मोर इंपोर्टेंट दैन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स वाज इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, जो खेती का विकास हुआ। अच्छा, किस चैप्टर का है? आइडिया थ्रू हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। वेट्रेंट रसेल का लिखा हुआ चैप्टर है। ये कौन सी चीज़ इंसान को सबसे ज़्यादा मदद किया? तो उसी में था कि जब इंसान जानवरों को पालना शुरू किया, उससे खेती का विकास हुआ। 81 80 का हुआ ए, इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। 81 पर फोकस कीजिएगा, 81 नंबर। देखिए हम यहाँ पे थी, इससे हम डॉट नहीं लगा रहे हैं, ठीक ना, ऐसे हम बढ़ते चल रहे हैं क्योंकि एडिटिंग में बहुत हमको दिक्कत होता है, लंच फंद करने पड़ता है ना। 81 नजर जला करके देखिएगा 81 को। कमला दास हैज अर्नड अ रिस्पेक्टेबल प्लेस इन बोथ इंग्लिश एंड खाली जगह लिटरेचर। तो कमला दास थे, कमला दास किसके कवि थे? माई ग्रैंड मदर हाउस, कमला दास। तो कमला दास इंग्लिश और मलयालम दोनों भाषाओं में कवि, मतलब काफ़ी अच्छा योगदान था। वो एक रिस्पेक्टेबल प्लेस है, इज्जतदार स्थान है दोनों भाषाओं में, मलयालम और इंग्लिश। तो 81 का होगा बी। 82 82 खाली जगह फॉरगेट्स इज डेड। कौन अपने मृतक को जलाना भूल गया था? अभी इसी से आया हुआ था इस चैप्टर से, फायर हिम के दौर वाला। तो खाली फॉरगेट्स इज डेड, आग जो है कि अपने डेड को जलाना क्या किया था? भूल गया था। इसलिए नरेटर जो थे अपना फर्स्ट चाइल्ड को ही आग के हवाले कर दिए थे, क्योंकि टावर ऑफ साइलेंस दूर था, याद कीजिए। आग, द खाली जगह फॉरगेट्स इज डेड, तो फायर जो है कि अपना डेड्स को जलाना भूल गया था। 82 का सी। 83 द सोल्जर इज ए खाली जगह पोएम। सोल्जर क्या है? एक वार पोएम है, युद्ध कवि है, जिसमें रूपर्ट ब्रूक का लिखा हुआ है। और सन्नेट है, 14 लाइन की छोटी कविताओं को सन्नेट कहा जाता है। आ सकता है ऑब्जेक्टिव, सन्नेट क्या होता है? तो 14 लाइन की छोटी कविता को सन्नेट कहते हैं, जिसमें प्रथम 8 लाइन होता है, 6 लाइन लास्ट होता है। आगे 84 मैकेविटी इज कॉल्ड। मैकेविटी को क्या कहा जाता था? छुपा रुस्तम, हिडन पॉ। तो 84 का होगा ए, बहुत ईजी है। 85 एंड वाट आई अज्यूम यू शैल अज्यूम। वाट आई अज्यूम, अज्यूम मतलब धारण करना, ग्रहण करना। यू शैल अज्यूम, जिसे मैं धारण करता हूँ उसे आप भी धारण करेंगे। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, क्योंकि कवि 37 साल के थे और कहते कि जिसे मैं कर सकता हूँ उसे आप भी कर सकते हैं। और उनका स्वास्थ्य पहले से अच्छा था, वो आशा करते थे क्या कि टिल डेथ, मरते समय तक उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो लिया हुआ है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। 85 का ए। 86 ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन। ह्यूमन का जो लाइफ है नो बेटर देन, किससे अच्छा नहीं है? डेथ से। किस चैप्टर का है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट को, जॉन डन का है डेथ। तो 86 का होगा बी। देखिए अब साइड में देखते हुए चलिएगा। 87 किंग लायर इज अ। किंग लायर, ये हमको खुद नहीं पता चल रहा है जी क्या है। किंग लायर क्या है जी? ट्रेजिडी है। इसको छोड़िए, 87 हमको नहीं डाउट है हमको। किंग लायर लगता है कोई बुक उक होगा, ट्रेजिडी लिख रहा है, दुख भरा कहानी। छोड़िए 87, स्टोरी ऑफ इंग्लिश का है वो। इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स ऑफ खाली जगह द इंग्लिश लैंग्वेज हैज बीन रैपिड चेंज। इन लास्ट फ्यू डिकेड्स, डिकेड का मतलब होता है दशक, पिछले कुछ दशक में
इंग्लिश लैंग्वेज हैज बीन रैपिड चेंज। इंग्लिश में कब सबसे ज़्यादा बदलाव हुआ? तो 17वीं सदी से बहुत ज़्यादा इंग्लिश में बदलाव हुआ है। 15वीं सदी 16वीं सदी के जो लेखक हैं वो ओल्ड मतलब कुछ और था, लेकिन 17वीं सदी से इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ है और आज तो इंग्लिश का मॉडर्न एज चला है, मॉडर्न लैंग्वेज आज बन गया है। 17th सेंचुरी, 17वीं सदी। 89 चौसर एंड लैंगलैंड आर रिटन ऑफ द। चौसर एंड लैंगलैंड क्या लिखे थे जी? मिडिल इंग्लिश में लिखते थे। ये सब लेखक हैं चौसर और लैंगलैंड, जो मिडिल इंग्लिश के सब लेखक हैं। मिडिल इंग्लिश क्या था? 1150 से 1500, तो मिडिल इंग्लिश के सब लेखक हैं। 89 के बी। 90 देखिए, हु रोट मैक फ्लैक्नो। मैक फ्लैक्नो क्या है? मॉक हीरोइक है, नकली साहसिक कहानी है, सटायर है, ठीक है। मॉक हीरोइक है, नकली साहसिक कहानी है मैक फ्लैक्नो, जो लिखा है जॉन ड्राइडन के द्वारा लिखा गया है। याद कर लीजिएगा, मैक फ्लैक्नो जॉन ड्राइडन के द्वारा लिखा हुआ। कम से कम 10-15 बुक का नाम याद रखिएगा और उसमें से आपको आ जाएगा। स्टोरी ऑफ इंग्लिश का है सब। 91 91 स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश, SBE, स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच केम टू बी नोन एज रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। याद कर लीजिएगा, स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच केम टू बी नोन एज रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन क्या था? स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश। इसमें प्रोनाउंसिएशन काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट किया था। तो 91 का होगा डी, स्टोरी ऑफ इंग्लिश का है। इंग्लिश डेवलप इनटू ए सिंगल स्टैंडर्ड, क्वीन इंग्लिश। क्वीन इंग्लिश क्या था? जो मूल इंग्लिश था। तो एंग्लो सैक्सन जो हुआ करते थे, जो ब्रिटेन पर हमला करके वहाँ के जो आदिवासी समुदाय था वहीं पे जो कब्जा किए थे, स्टोरी ऑफ इंग्लिश में आप जानिएगा। तो वहीं पर जो था क्वीन इंग्लिश, जो मूल इंग्लिश है, उसी में से इंग्लिश का विकास हुआ है। इंग्लिश डेवलप इनटू सिंगल स्टैंडर्ड क्वीन इंग्लिश। ये जो मूल इंग्लिश है, मूल इंग्लिश को ही कहा जाता है क्वीन इंग्लिश, और क्वीन इंग्लिश से ही इंग्लिश डेवलप किया है। इसमें अमेरिकन इंग्लिश भी है। तो अमेरिकन इंग्लिश में क्या होता है? साउंड और कुछ ग्रामर का रूल पर ध्यान दिया जाता है। सबसे ज़्यादा अमेरिकन इंग्लिश में साउंड पर ही होता है। पूरी दुनिया में जितने भी इंग्लिश चलते हैं सब लिखा एक ही तरह से जाता है, आप गूगल पर देख सकते हैं, लेकिन जो उच्चारण होता है वो सिर्फ डिफरेंट होता है। जितने भी साइलेंट होता है वह ब्रिटिश इंग्लिश में होता है। अमेरिकन इंग्लिश में उतना साइलेंट का तामझाम नहीं हो, भैया कहते हैं जो हम लिखेंगे उसको हम बोलेंगे ही। जैसे आप याद कीजिए, हम लोग बचपन से क्या पढ़े? नाइफ। तो स्पेलिंग क्या आप याद किए हैं? KNIFE होना चाहिए था नाइफ, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं? नाइफ। के को नहीं पढ़ा जाता है, तो ये साइलेंट हुआ। तो साइलेंट वाला सारा प्रोसेस ब्रिटिश इंग्लिश में होता है। और भारत है तो भारत क्या है? ब्रिटेन का उपनिवेश था, मतलब ब्रिटेन का यहाँ पे कभी राज हुआ करता था। तो ब्रिटेन के जितने भी उपनिवेश देश हैं उस देशों में अधिकतर जो इंग्लिश चलता है वह सब ब्रिटिश इंग्लिश होता है। आज जैसे अमेरिकन इंग्लिश ही काफ़ी तेजी से फैल रहा है, लोग सीख भी रहे हैं, ठीक है, व्यापार वगैरह करने के लिए, ट्रेडिंग के लिए, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश से ही सबका शुरुआत हुआ है। 93, तो 92 का हुआ 1 ये। 93 द टेमिंग ऑफ खाली जगह एनिमल्स मेड लाइफ मच प्लीजेंट। तो किसका पालतू बनाने से इंसान का जानवर बहुत ज़्यादा सुखद हो गया? डोमेस्टिक एनिमल्स, जो पालतू जानवर बनाए उससे इंसान का जीवन बहुत आसान हो गया। लोग गाय पालने लगा, उससे दूध मिलने लगा, उसका जो बछड़ा हुआ, उससे पहले इसका क्या करता था लोग? सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, खेतों को जोतने के लिए, यानी कि जो इंसान जानवरों का डोमेस्टिकेशन करने लगा उससे इंसान का लाइफ बहुत ज़्यादा प्लीजेंट हो गया। 93 का डी। 94 वन डे सेवई फाउंड ए पिकुलियर गार्ड एट ए शॉप विच कॉस्ट हिम। सेवई किस चैप्टर का है? द आर्टिस्ट। सिगान नयोया का लिखा हुआ था, जापानी शॉर्ट बॉय था 12 वर्ष का। वो एक दिन उसको एक पिकुलियर गार्ड मिला था। उसको क्या था? गार्ड को कलेक्शन करने का उसका एक हॉबी था। इसके लिए स्कूल में भी मार खाया था, पिताजी से भी डटाया था, सारे पिता उसको स्मैश कर दिए थे, तोड़ दिए थे, लेकिन वो फिर भी पेंटिंग करना शुरू कर दिया था। इस चैप्टर के द्वारा बताया गया था कि हम लोग बच्चों के ऊपर अपना जो विचार होता है उसको हम जबरदस्ती थोप देते हैं, लेकिन बच्चे अगर कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं तो उसमें भी एक बढ़ने का अपॉर्चुनिटी है। इस चैप्टर के द्वारा यही बताया गया था। तो सेवई जो गार्ड लिया था उसका कीमत क्या था? 10 सेंट था, जो महिला के शॉप पर मिला था, कुरियर शॉप डीलर के पास। तो 10 सेंट 10 सेंट था जो बूढ़ी महिला से खरीदा था, और उसी गार्ड वो हमेशा लेकर स्कूल में जाता था, पुलिस करते रहता था उसको। तो 94 का होगा बी। 95 व्हेन ए बेबी इज बॉर्न, ए चाइल्ड इज बॉर्न, जर्मन ग्रीर का लिखा हुआ चैप्टर है ना जी। व्हेन ए बेबी इज बॉर्न, जब एक बच्चे का जन्म होता है, इट इज एन ओकेजन ऑफ जॉय, ये अवसर होता है, ओकेजन होता है जॉय, किसके लिए? होल फैमिली, द फादर, द मदर, स्ट्रेंजर्स, द होल फैमिली। ऑप्शन डी 95 का डी होगा। पूरे परिवार के लिए क्या होता है? उत्सव का एक वजह होता है। जब बच्चे का जन्म होता है, उसमें सिलहेटी वुमेन के बारे में बताया गया है कि जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है तो अपने मायके जाती है, जहां उसको उसके पसंद का खाना खिलाया जाता है। काफ़ी सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई है। नो वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर डेयर सपोर्ट अ पब्लिक पॉलिसी ड्यू टू वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ।
किस चैप्टर से लिखा गया है जी? हाउ फ्री द प्रेस, ड्रोथी ले सेयर्स का लिखा हुआ चैप्टर था ना, उसी चैप्टर से लिखा हुआ है। नो वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर, वैसा न्यूज़पेपर जो काफ़ी ज़्यादा बिकता है। तो उसमें बताया गया है कि न्यूज़पेपर का जो इनकम होता है कहाँ से होता है? एडवर्टाइजर से होता है। तो एडवर्टाइजर के इंटरेस्ट के खिलाफ वो नहीं जा सकता है, नहीं तो उसको एडवर्टाइजर नहीं देगा तो इनकम क्या होगा? ग्रोथ होगा, उसके नहीं हो पाएगा। तो एडवर्टाइजर 96 का डी होगा। जो नो वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर डेयर सपोर्ट, साहस नहीं कर सकता है समर्थन करने का पब्लिक पॉलिसी, लोगों को राय कर, ड्यू टू किसके कारण? वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ एडवर्टाइजर, जो एडवर्टाइजर होते हैं एडवर्टाइजर के इंटरेस्ट के खिलाफ वो नहीं जा सकता है, नहीं तो उसको एडवर्टाइज नहीं मिलेगा, उसको आमदनी नहीं होगा, इसलिए एडवर्टाइजर की मर्जी से चलता है न्यूज़पेपर, जो मालिक होता है। 97 नानू काका खाली जगह बिफोर ही स्पोक, बोलने से पहले क्या करता था? खैनी खाता था। टू एट सम बिस्किट नहीं, ड्रैंक टी चाय नहीं पीता था, इनहेल्ड सम स्नफ, कुछ खैनी को लेता था, खैनी को इनहेल्ड किया जाता है, खाया थोड़ी जाता है। तो कह रहा है नानू काका कुछ बोलने से पहले क्या करता था? इनहेल्ड सम स्नफ, कुछ खैनी खाता था। तो 97 का होगा सी। 98 100 ईयर्स लेटर, 100 ईयर्स लेटर, 100 साल बाद, द नीग्रो इज स्टिल द कॉर्नर ऑफ अमेरिकन सोसाइटी, क्या था? लैंग्वेजिंग, पिस रहा था, उसके साथ भेदभाव हो रहा था, लैंग्वेजिंग होगा 98 का सी। चलिए लास्ट हम लोग आ गए हैं 99 और 100। अगर आप बढ़िया से किए होंगे तो देखे होंगे इसमें काफ़ी इजी जी है, 50 नंबर उठाना बहुत इजी है, 40-45 नंबर उधर से जो आपका सेक्शन बी है वहाँ से लाना इजी है, यानी कि 90-95 नंबर इंग्लिश में ला सकते हैं अगर आपके पास अभी से भी मेहनत करते हैं तो, और नहीं मेहनत कर सकते हैं तो आपकी मर्जी। 99 ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंज काउज, जितने भी टेक्नोलॉजिकल चेंज होता है किसका कारण होता है? सोशल प्रॉब्लम, सामाजिक कारण का। 100 लास्ट, जॉन डन थिंक्स दैट इज सर्टेन, क्या निश्चित है? डेथ, मृत्यु जो है कि नहीं, जॉन डन सोचते थे, स्वीटेस्ट लॉ डू नॉट गो का है कि मृत्यु क्या है? निश्चित है और आनी ही आनी है, इसलिए अपनी पत्नी से दूर जा रहे थे कि हम तुमसे अंत में क्या करना है? मरना है, इस मृत्यु का बहाना करके दूर जा रहे थे। और उसमें पत्नी कौन थी? एनएम और थी, बुक में नहीं दिया हुआ है लेकिन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट का जो लड़की है एनएम और उसका नाम था, और जर्मनी जा रहे थे क्योंकि जो पैट्रन्स था इनका अंगरक्षक था उसके नीच से भतीजी से शादी कर लिए थे चुप चुप के, जिसकी वजह से इनको जेल हो गया था। तो इस तरह से आपका 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 50 इससे पहले दिए थे, 50 इस वीडियो में है। हम आशा करते हैं आप बढ़िया से तैयारी करेंगे। इसके अलावा और 1-2 सेट हम देंगे आपको, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा सहूलियत होगा। मेहनत कीजिए, समय कम है, नहीं कीजिएगा, ना आप मेरा लीजिएगा ना पिता का लीजिएगा, आपका नंबर कम आएगा, और नंबर कम आएगा तो ना एयरफोर्स का फॉर्म भर पाइएगा ना नेवी पे भर पाइएगा, आपका लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। ऐसे तो जीवन बर्बाद है ही, होना ही है, लेकिन पढ़ के बर्बाद होइए, ठीक है।